साथियों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र एक शाम के देश के नाम की आज की इस संध्या में ओएनजीसी अहमदाबाद एवं एक शाम देश के नाम ग्रुप की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे मेहमान वक्ता हैं श्री अनिल नागर जी, जो भारतीय वन सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। श्री नागर ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कैंपस इंदौर से एमएससी एग्रीकल्चर डिग्री प्राप्त की है। उसके उपरांत वन विभाग में 37 वर्षों तक विभिन्न स्तरों पर अपनी सेवाएं दी हैं। इस दौरान वे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व में पदस्थ रहे हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में क्षेत्र संचालक पद पर पदस्थिति के दौरान ग्राम विस्थापन के उत्कृष्ट कार्यों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2016 में पुरस्कृत किए गए हैं। दिसंबर 2018 में मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार खंडवा के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद आप इंदौर में निवासरत हैं। वर्तमान में इंदौर स्थित वाइल्ड लाइफ एंड नेचर कंजर्वेसी तथा वाइल्ड वॉरियर्स संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी रुचि पर्यावरण संरक्षण, पक्षी दर्शन तथा तितलियों के संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में रही है तथा समय समय पर इन्हीं विषयों पर प्रशिक्षण भी देते रहे हैं। आपको फोटोग्राफी का भी शौक है। इसके अतिरिक्त वे प्रतिदिन सुबह 10 से 15 किलोमीटर साइकिलिंग करना भी पसंद करते हैं। श्री नागर जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। नमस्कार सर। नमस्कार धर्मेंद्र जी। और एक शाम देश के नाम के सभी लर्नेड श्रोताओं को मेरा नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्ते। इजाजत दे तो मैं शुरू करूं प्रेजेंटेशन? जी सर जी। थोड़ा वेट करूं? नहीं सर, शुरू कीजिए। शुरू कर देता हूं। एक्चुअली ये प्रोफेसर यशपाल व्यास जी ने बात की थी मुझसे, तो वो चाहते थे कि आपके ग्रुप के लिए प्रेजेंटेशन किया जाए। तो बायोडायवर्सिटी बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो उसको मैं सीमित रखूंगा फॉरेस्ट्री तक। और इसमें जैसे कि उन्होंने बताया था, नीड और इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मैं इकोसिस्टम का जो डाइवर्सिटी थी उसके बारे में बताऊंगा, और मेरा जो एक्सपीरियंस है फील्ड में वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ठीक है सर, सब सुनाई दे रहा हूं मैं? देख रहे हैं? जी सर। जी जी सर। तो सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है डोडो और कैलवरिया की। डोडो एक पक्षी था और कैलवरिया पेड़। ये दोनों मिलजुल कर मॉरिशस आइलैंड में खुशी खुशी रहते थे। वहां इनको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था, ना कैलवरिया को काटने वाला था, ना डोडो को शिकार करने वाला कोई था वहां पर। तो डोडो कैलवरिया के जो गूदेदार फल खाकर खुश था और स्वच्छंदता से वहां विचरण करता रहता था आइलैंड के ऊपर। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं थी। 1505 की बात है, जब आदमी ने मॉरिशस आइलैंड पर कदम रखा। पुर्तगीज वहां जा पहुंचे, तो जब उन्होंने देखा कि ये कुछ बड़ा सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता और बहुत तेज दौड़ भी नहीं लगा सकता, तो उन्होंने उनके लिए खाने का और बहुत आसान जो समझ में आया कि यही हमारा खाना है, तो उन्होंने उसके पीछे दौड़ लगाई, डंडा एक मारा और डोडो का काम तमाम। तो डोडो को वो मारते गए, वही खाते गए। फिर वहां फ्रेंच आ पहुंचे, फिर डच आए, फिर उनके साथ उनके कुत्ते और बिल्ली भी आ गए, तो उन्होंने भी डोडो के अंडों को खाना शुरू कर दिया। तो धीरे 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 डोडो की संख्या कम होती गई और मात्र 175 साल के अंदर डोडो प्रजाति वहां से विलुप्त हो गई। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जिसका हम जिक्र करते हैं जब भी हम बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं, कि आदमी के कारण किसी प्रजाति को कैसे विलुप्त हो सकती है। लास्ट जो इसका साइटिंग हुआ था, वो एक बेंजामिन हैरी नामक बर्ड वॉचर था, उसने बर्ड एक्सपर्ट था, उसने
1661 के करीब उसने लास्ट डोडो देखा था, उसका जिक्र आता है पुराने लिटरेचर में। और उसके बाद डोडो गायब हो गया। तो एक कहावत ने जन्म लिया, एस डेड एस डोडो। मतलब कोई अगर अपना बिना आता पता बताए गायब हो जाता परिदृश्य से, तो हम कहते हैं एस डेड एस डोडो। ये डोडो कहावत अभी भी चलती है। और उसके बाद करीब 150 साल के बाद में एक और वहां पर पक्षी विशेषज्ञ था, उसका नाम था सोजियर। सोजियर ने वहां पर दलदल में एक अस्थि पंजर मिला, उसे उसको निकाला और उसको उसने आकार दिया, तो वो डोडो का आकार था। तो इस तरह से डोडो को उन्होंने आकार दिया और उसको एक वैज्ञानिक नाम भी दिया, रेफस कुकुलेटस। अगर आप इंदौर में जानते हैं, इंदौर में एक जाने माने प्रोफेसर हैं बॉटनी के, डॉक्टर देवकी नंदन मिश्र राज। तो उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है कि चलिए आखिर मरणोपरांत ही सही डोडो को कोई वैज्ञानिक नाम तो मिला, लेकिन ये सबसे खराब एक उदाहरण है आदमी के द्वारा किसी प्रजाति को समूल नष्ट करने का। जो प्रजाति लाखों साल के विकास क्रम से अपने आप को उसने स्थापित किया था और वो उसको समूल नष्ट कर दिया। तो ये एक सबसे बुरी घटना थी जहां आदमी के कारण कोई प्रजाति खत्म हुई। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है, इसके आगे और भी है। फिर लोगों ने ऑब्जर्व किया कि वहां एक बड़ा सा पेड़ मिलता था, जो कि मैंने बताया कैलवेरिया। कैलवेरिया भी खत्म होने लग गया। तो आज बहुत कम गिने चुने पेड़ बचे हैं। फिर उन्होंने वहां पे उसका रिसर्च किया तो पाया कि कैलवेरिया का जो फल था उसको डोडो खाता था। उसकी आंत से गुजरने के बाद जब वो बाहर निकलता था तो वो अंकुरण योग्य होता था। तो ये डोडो चला गया तो कैलवेरिया भी खत्म होने लग गया। तो ये प्रजातियों का एक दूसरे पर निर्भरता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जंगल में भी हम जानते हैं कि कौन सी प्रजाति कब, अगर एक प्रजाति खत्म होती है तो न जाने कितनी प्रजातियां हैं जो उस पर डिपेंडेंट होंगी, वो भी खत्म हो जाएंगी। तो ये एक उदाहरण था, इससे मैं कनेक्ट करना चाहता था आपको। और जैसा कि प्रोफेसर यशपाल ने मुझे बताया था कि अच्छा यशपाल जी आ गए हैं जी, नमस्ते। तो इसका नीड और इम्पोर्टेंस के बारे में तो हम चलिए इससे जो कनेक्ट करती है जो हमारी बातें हैं वो बायोडायवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर आप बोरीवली नेशनल पार्क का उदाहरण ले या भोपाल का वन विहार का उदाहरण ले, तो इन्हें हम बोलते हैं ग्रीन लंग ऑफ भोपाल या कैपिटल टाउन, या ग्रीन लंग ऑफ मेट्रो, 2 मेट्रोस जो मुंबई और थाने के बीच में स्थित है बोरीवली। तो वहां के लिए ग्रीन लंग का काम करता, वहां ऑक्सीजन सप्लाई करता। जंगल है, बायोडायवर्सिटी है, तो वहां ऑक्सीजन है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पानी, देखिए नदियों का जो उद्गम होता है वो भी जंगल से होता है। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि शहर से कोई नदी निकल के जंगल में घुसी हो। जितनी नदियां हैं वो जंगल से ही निकल के और शहर में गुजर के फिर समंदर में मिलती हैं। फूड, देखिए फूड का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आप होशंगाबाद के बारे में आपको आइडिया हो तो सबसे ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन वहीं होता है। पंजाब का भी रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है और वहां पर जो एवरेज प्रोडक्शन है वो 43 क्विंटल पर हेक्टर है और उसका हाईएस्ट प्रोडक्शन उन्होंने रिकॉर्ड किया 63 क्विंटल पर हेक्टर। तो ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि वो उसका पूरा कैच, ये कमांड एरिया है, जो कैचमेंट एरिया था वो एक नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क। वहीं से जो पानी आता था उसी का उपयोग होता था और वहां समृद्धता है, खाना है, वो इसी के कारण। इसके अलावा और भी जंगल बहुत सारे खाने के रूप में हमें देता है, वो आप सब जानते हैं। हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, देखिए बायोडायवर्सिटी उसका इंडिकेटर भी है, कई प्रजातियां हैं जो इंडिकेट करती हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण है तितलियां। अगर तितलियां कहीं मौजूद हैं और प्रदूषण अगर वहां आ जाता है तो तितलियां वहां से चली जाएंगी। तो ये इकोसिस्टम की हेल्थ के बारे में बताती है। अगर तितलियां हैं मतलब वहां का जंगल का स्वास्थ्य अच्छा है। कई प्रजातियां हैं, जैसे बार्किंग डियर है, बार्किंग डियर की मौजूदगी भी ये बताती है कि जंगल का स्वास्थ्य अच्छा है। बार्किंग डियर अगर गायब हो जाता है तो कहते हैं यहाँ कुछ गड़बड़ है। मेडिसिनल प्लांट्स आप जानते हैं, ये यहाँ आप देख रहे हैं, ये है सर्पगंधा, राउल्फिया सर्पेंटिना। बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि हर्बल मेडिसिन जंगल से ही मिलती हैं हमें। तो
वो भी एक बायोडायवर्सिटी के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सर यहाँ पर आप पिछले 4 दशक की बात करें तो फिश, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इनकी जो संख्या है पिछले 4 दशक में 58% कम हो गई है। ये IUCN का डाटा बोलता है। ये एक किताब लिखी है प्रेरणा बिंद्रा ने, वेनिशिंग, इसमें इसका जिक्र आता है। फिर हर साल लगभग 150 प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, परिदृश्य गायब हो जाती हैं, प्लांट और एनिमल दोनों के मिलके। इसके अलावा IUCN की रेड डाटा बुक यह भी बोलती है कि करीब 500 से अधिक मैमल्स की स्पीसीज, बर्ड्स की 1000 स्पीसीज, रेप्टाइल्स की 168 स्पीसीज, फिश की 700 से अधिक स्पीसीज और इंसेक्ट की भी 1000 से स्पीसीज खतरे में हैं, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुकी हैं। इसलिए इसको बचाना जरूरी है। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन हमारे लिए जरूरी है। क्यों हो रही है बायोडायवर्सिटी का लॉस? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, चराई से हो रहा है, अवैध कटाई से हो रहा है, और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब कंटिग्यूटी ब्रेक हो रही है, या तो खदानों के कारण हो रही है या इंक्रोचमेंट के कारण, तो भी जंगल का विनाश हो रहा है। फिर पोचिंग तो आप जानते हैं, शिकार हो रहा है, अवैध शिकार, और एक ट्रेड हो रहा है, अवैध व्यापार होता है, जो वाइल्ड लाइफ डेरिवेटिव्स, जो उनके अंगों का व्यापार होता है वन्य प्राणियों का, वो भी सेकंड बड़ा एक अवैध व्यापार का है, जो इसके ड्रग्स के बाद में है। अभी भी इसका बहुत बड़े पैमाने पे व्यापार होता रहा है, उसके कारण बायोडायवर्सिटी खत्म होने की कगार पे। ये क्यों हुआ है साहब? देखिए, तो अपन सालों साल पहले की बात करें, आजादी के पहले की, जब स्टेट्स का टाइम था, तो राजा महाराजा ने बहुत शिकार किया। वो फिर बड़े शौक से टाइगर या लेपर्ड के ऊपर शिकार करने के बाद फोटो खिंचाते थे, तो इन्होंने बहुत विनाश किया। इनके वक्त में बहुत एनिमल्स का शिकार हुआ, अंधाधुंध शिकार हुआ। फिर ये तो आप जानते हैं, ये वीरप्पन है, इनने भी, इनके जैसे और भी हैं जिन्होंने कि जंगल का, चंदन का और हाथी के दांत का भी इन्होंने शिकार किया और व्यापार करते रहे। फिर एक और कम्युनिटी है पारधी, जो कि कम्युनिटी जो कि कटनी के आसपास ये इसका एपिसेंटर है, मतलब वहीं बसे हुए हैं खास, और वहां से चारों टाइगर रिजर्व मेन, अगर आप कान्हा की बोले, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, ये सब इक्विडिस्टेंट है, 200 किलोमीटर की स्ट्राइकिंग रेंज में। तो ये जाके शिकार करते रहे, इन्होंने भी बहुत शिकार किया है, और जो लोकल पोचर्स हैं वो भी शिकार में संलिप्त पाए गए। पारधी के लिए हम यही कहते हैं, जंगल में जब मैंने नौकरी की, कि अगर कहीं पारधी आया तो उसके लिए आप बिल्कुल वॉच रखिए, कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ पर है। अगर पारधी कहीं आया और आपने कुछ नहीं किया तो ये अलविदा कह जाएगा। टाइगर है तो टाइगर, बिल्कुल आपने कुछ नहीं करा तो वो शिकार कर ही लेंगे उसका, इतने इतने एक्सपर्ट हैं वो। पोचर्स की जो लिस्ट में आते हैं वो है टाइगर है, लिपर्ड है, भालू है, छोटे स्तनपाई जीव हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और फिश हैं। ये देखेंगे, ये जो छोटे टर्टल्स हैं, 10 टर्टल्स हैं, ये मैं खंडवा में पोस्टेड था तो वहां पर सीज हुए थे। ये गंगा से ले जाके उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे से इन्होंने पकड़े थे, उसे बम्बई ले जा रहे थे। तो ये भी ये वास्तु के लिए कि साहब कछुआ बहुत शुभ होता है घर में रखना, जबकि अवैध है, ये अवैध, ये दंडनीय अपराध है, तो फिर भी लोग बाग करते रहते हैं। ये 2 मुआ सांप का भी भ्रांतियां फैला रखते हैं साहब, ये इतने लाख में बिकता है, ये बेचारा सैंड बोआ है, हार्मलेस स्नैक है, ये भी कुछ नहीं करता। फिर स्नैर लगाते हैं, ऐसे ये छोटा सा फंदा लगाते हैं, ज्यादातर खेतों की बाड़ी पे लगाते हैं ये, और उसमें ये इनका जो टारगेट रहता है वो जंगली सुअर रहता है, लेकिन दूसरे एनिमल भी फंस जाते हैं। ये हाइना फंस गया है, ये वाइल्ड डॉग भी फंस गया है, और ये तो बेचारा इतनी दिन जो घूमता रहा, इसकी चमड़ी भी इसके ऊपर जुड़ गई थी, फिर ये किसी तरह स्ट्रगल किया, फिर मर गया। तो इस तरह से शिकार के अलग अलग तरीके हैं। ये गोली से मारा गया था पन्ना में एक टाइगर, पॉइजनिंग से भी होता है, ट्रैप लगा के नेट से, पिट पोचिंग, ये ट्रैप होता है, ये भी फंदा है, इसके अंदर अगर पैर फंसा तो फिर टाइगर या लेपर्ड या कोई भी एनिमल है तो कहीं हिल नहीं पाएगा, वहीं मर जाएगा। स्टिक एंड ग्लू भी एक तरीका होता है कि एक बांस में कोई ऊपर एक उसमें सरस या गोंद चिपचिपा पदार्थ लगा देते हैं, पेड़ के सहारे लग देते हैं, कोई बर्ड्स अगर आती है उस पर बैठती है तो वहीं चिपक के रह जाती है। ये भी एक शिकार का तरीका है। तो इसके लिए हम क्या करें? रेगुलरली हम वॉच करते हैं एरिया में,
अनप्रिडिक्टेबल पोचर्स, मतलब आप पोचर्स को जहां एक्सपेक्ट करते हैं वहां पे न जाके दूसरी जगह जाइए। जितने भी स्मार्ट आपके पास रिसोर्सेस हैं उसको स्मार्टली यूज करें। पोचर से आगे सोचें और एक्ट का उपयोग करें। जितना अगर मालूम है तो उसका आपको यही है कि उसकी लाइफ को आप जितना मुश्किल बना सके पोचर्स की वो बनाइए, चाहे तो एक्ट से बनाइए या और भी बहुत सारे तरीके हैं जो जंगल वाले इस्तेमाल करते हैं। मैमल्स के बारे में मैं कुछ मैमल्स के बारे में बताना चाहूँगा। ये वुल्फ है, ये लिपर्ड है, मेरे कुछ दोस्तों ने क्लिक किए हैं और कुछ मेरे भी हैं। ये तो कैमरा ट्रैप में आया था, भालू अपने 2 बच्चों के साथ हैं। ये एक फ्लाइंग स्क्विरल है, ये भी सागौन के जंगल में मिलती है। और ये जो है ये है जाइंट स्क्विरल। ये स्क्विरल है, ये केवल पचमढ़ी में मिलती है। चौसिंगा है। पेंगोलिन, पेंगोलिन के ऊपर भी बहुत खतरा है, इसका भी काफी शिकार हुआ है और इसका भी चाइनीज मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये एक उदबिलाव है, इसको बोलते हैं यूरेशियन ऑटर। हमारे यहाँ 2 तरह के ऑटर मिलते हैं, स्मूथ कोटेड ऑटर और यूरेशियन ऑटर। स्मूथ कोटेड आप गांधी सागर सेंचुरी जाएंगे वहां तो खूब मिलेंगे, लेकिन ये पहली बार रिकॉर्ड हुआ था सतपुड़ा में, ये भी कैमरा ट्रैप में आया था, तो हमें मालूम पड़ा कि ये भी यहाँ मिलता है। तो हम कैमरा ट्रिप लगा के ये मालूम करते हैं कि कोई नई स्पीसीज है तो वो उसमें रिकॉर्ड में आ जाती है। फिर जो बीज है, जितना भी बीज है उसको, हर बीज को बना इसलिए है कि उसको पेड़ बनना है। जंगल में हजारों लाखों बीज गिरते हैं, लेकिन उसमें से मुश्किल से 1 या 2 हजार लाखों में एक भाग्यशाली बीज होता है जो पेड़ बन पाता है। ये गिलहरी कुतरती है कबीट को या इस तरह से कुतरती है तो उसका जो हार्ड खोल है वो कमजोर पड़ जाता है और फिर बीज बिखरते हैं। ये बहेड़ा के बीज हैं जिसे कि हम बकरी को खिला देते हैं, उसका रिगर्जिटेट करके बाहर निकालती है तो वो ज्यादा अच्छा जर्मिनेशन होता है। बीज तो चाहता है पेड़ बनना, उसके लिए रोकने के लिए, पेड़ बनने के लिए बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। मिट्टी में जर्मिनेट ही नहीं हो पाता है, सूखा पड़ जाता है, या कोई कुचल डालता है आदमी या कोई जानवर, बड़ा हुआ तो चराई हो जाती है या फिर आदमी पेड़ काट डालता है। तो ये बीज की जिजीविषा ये है कि वो तो पेड़ बनना चाहता है। शायद ये सागौन का बीज गिरा होगा सालों साल पहले, इसने निकलने की कोशिश की, एक हार्ड रॉक हो गई, ये बेसाल्ट रॉक है, तो भी वो निकल गया, इसको जूता बना लिया। मैं इसको शू ऑफ द ट्री बोलता हूँ। यहाँ पर सॉफ्ट रॉक आई, सैंडस्टोन, तो उसको चीर के निकल गया ये पेड़। तो बीज तो चाहता है पेड़ बनना, लेकिन शायद लाखों में एक बीज होता है जो पेड़ बन पाता है। फिर मैं कुछ रेयर प्लांट्स के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे बॉटनी के प्रोफेसर अगर जुड़े हैं तो जानते होंगे। ये ट्री फर्न है, ये भी बहुत लिमिटेड मिलता है, पचमढ़ी हिल्स में मिलता है। ये भी इंडिकेटर है अच्छे हैबिटेट का। ये वाइल्ड टर्मरिक है। साइलोटम न्यूडम, ये मोस्ट प्रिमिटिव टेरिडोफाइट है, ये भी पचमढ़ी में मिलता है और आजकल तो बहुत कम हो गया, दिखाई भी नहीं देता। ड्रोसेरा इसे इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये इंसेक्ट खाता है, ये बहुत कम है। एक यूट्रिकुलरिया और होता है, वो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये भी कम हो चला है, हालांकि इतना कम नहीं हुआ है। ये इसको इरिथ्रिना है, ये इसके ऊपर बर्ड्स खूब यूज करती हैं। और लाइकोपोडियम, ये मेडिसिन के काम आता है, ये भी बहुत कम हो गया है। सिरोपीजिया हिर्सुटा, सिरोपीजिया की बहुत सारी स्पीसीज हैं, ये भी पचमढ़ी हिल्स में मिलता है। कितना खूबसूरत है, देख सकते हैं आप। ये गब्दू है, कॉक्लोस्पर्मम, ये भी पचमढ़ी में मिलता है। ये दूसरे जंगल में भी मिलता है, हालांकि येलो सिल्क कॉटन ट्री बोलते हैं इसको। और कुछ बर्ड्स के बारे में बताना चाहूंगा। सारस क्रेन की संख्या भी बहुत कम हो चली है। हमारे यहाँ करीब 8 से 10 हजार हमारे देश में हैं और ये भी वल्नरेबल की कैटेगरी में आ गया है। करीब 2.5 साल पहले इंदौर के सिरपुर लेक में ये आए थे, ये है ग्रेटर फ्लेमिंगोस। ये कुछ देर रुके थे, 10-15 दिन, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ओकेजन था इंदौर के लिए, और यहाँ पर आना एक अनूठी बात होती है। ये स्पून बिल्स हैं, ये भी नॉर्मली इधर नहीं दिखता है। ये ओरिएंटल टर्टल डोव है, ये हाई फॉरेस्ट में उधर ही मिलता है, बैतूल, सिवनी, लेकिन ये यहाँ भी दिखाई दिया। तो हमारे एक दोस्त हैं रितेश, उन्होंने इसका फोटो लिया है। ये भी एक बूटेड ईगल है, ये पहली बार रिकॉर्ड हुआ था, ये सिरपुर लेक में खाते हुए है। ये बार हेडेड गीज तो खूब आती हैं, ये आप कहीं भी देख सकते हैं। इवन आप सिरपुर जाएंगे या यशवंत सागर जाएंगे, या एक और है कनाड़िया के आगे एक तो तालाब है, उसको बड़ौदा दौलत बोलते हैं, वहां भी दिख जाएगा।
ये बहुत रेयर बर्ड है, इसको सीजर बिल बोलते हैं। ये कम दिखती हैं यहाँ पर, चंबल में तो दिखती हैं, पचमढ़ी में भी बहुत कम है। होशंगा ये जब पहले बरगी डैम नहीं बना था तो खूब दिखती थी, लेकिन इसको चाहिए सैंडी बैंक या आइलैंड, तो वो बरगी डैम बनने पे सब आइलैंड खत्म हो गए, सैंडी बैंक्स भी खत्म हो गए, तो ये भी कम हो गई, लेकिन अभी भी नर्मदा में दिखती हैं। ये सिल्वर बिल बोलते हैं इसको, ये डक्का डक है, कॉम डक, ये तो काफी दिखती हैं। फिर छोटे जो टाइनी क्रीचर्स उसके बारे में बताना चाहूंगा, ये लेडी बर्ड बीटल है। ये इसको भी हम किसानों का दोस्त मानते हैं। ये ब्रीड करती है जंगल में, लेकिन उससे लगे हुए खेतों में जाकर एफिड्स और जेसिड उस पर फीड करती है, तो ये किसानों का दोस्त बोला जाता है इसको। ये तितली है, बहुत खूबसूरत, ऑरेंज ओकलिप, इसको भी प्रपोज किया है स्टेट बटरफ्लाई ऑफ मध्य प्रदेश के लिए। ये डंग रोलर है। ये डंग बीटल बोलते हैं इसको, ये भी रोल करता है, इसी के अंदर फिर अंडे देता है, और इसी तरह से ये इसको डिसइंटीग्रेट भी करता है। ये आउल मॉथ है। हनी बी, ये ब्लैक विंग्ड बैम्बू टेल, ये ड्रैगन फ्लाई, डेमसल फ्लाई, इसका भी हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। हार्वेस्टर आंट और बटरफ्लाई है ये, और वाइट ऑरेंज टिप। फिर मैं हैबिटेट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जंगल में क्या होता है कि हम जरूरी नहीं कि बड़ा पेड़ खड़ा रहे, वहां पर गिरा हुआ पेड़ भी महत्वपूर्ण है। तो ये गिरा हुआ पेड़, इसमें फंगस लग गया, इसमें बहुत सारे इंसेक्ट भी पल रहे हैं, उसका एक घर है, तो ये भी छोटा सा एक इकोसिस्टम है, इसको रिटेन किया जाता है, हम इसको हटाते नहीं जंगल से। फिर ये इसको डेन ट्री बोल, डेन ट्री मतलब जिंदा पेड़, जिसमें कि कोई भी पनहा पा सकता है दूसरा एनिमल। इसमें छोटे मैमल्स चले जाते हैं, रेप्टाइल्स भी जा सकते हैं, इवन भालू भी इसको यूज कर सकता है। और हैंग बहुत जरूरी रहता है, इसके नीचे भी कई स्वेलोस बर्ड्स हैं जो इसके नीचे अपना घोंसला बनाती हैं, और हैंग्स के नीचे पोर्कुपाइन भी इसमें ऐसी जगह पर रहना पसंद करता है। फिर बड़े पेड़ होते हैं जो बरगद, पीपल, गूलर के, ओल्ड क्रॉप, उसको भी जंगल में हम रिटेन करते हैं, रोकते हैं, ताकि वहां पर एनिमल के लिए काफी जगह रहती है, पनाह पा सकते हैं। ये कुछ रॉक रहती है, वो भी एक जंगल का हिस्सा है, इसमें भी मैमल्स अगर कहीं जा रहे हैं, उनको घुसना है तो तुरंत से घुस जाएंगे। रेप्टाइल से, छोटे मैमल्स हैं वो बच सकते हैं अपने आप को। ये दो चीजें होती हैं जंगल में, एक तो साल्ट लिक होता है, एक बेलोज होता है। साल्ट लिक मतलब क्या है साहब, कि पेड़ों को या वनस्पतियों के लिए साल्ट, सोडियम जरूरी नहीं है, इसलिए हमको आप देखेंगे हमें नहीं मिलता है, पर एनिमल के लिए ये एक इसेंशियल एलिमेंट है, तो वो जाके चाटते हैं, जहाँ नमक की बहुल्यता होती है, ऐसी मिट्टी को जाके चाटते हैं, इसको साल्ट लिक्स बोलते हैं। प्लांट्स पर ये क्या है कि जो कार्निवोर्स हैं, ये हर्बीवोर्स चाटते हैं, और कार्निवोर्स को हर्बीवोर्स से साल्ट की पूर्ति हो जाती है। बेलोइंग ग्राउंड, कई एनिमल्स हैं जो जाके लोट लगाते हैं, इसको लोटन बोलते हैं, इसमें सांबर है, बारहसिंगा है, इवन जंगली सूअर है, वो भी इसमें लोट लगाना पसंद करता है। ये इसको बोलते हैं स्नैग, मतलब मरा हुआ पेड़, वह भी वासस्थल है, इसमें बारबेट, पैरेट उसका घर बनाते हैं। डाउन लॉग्स, गिरा हुआ पेड़, इस पे भी देखिए ये मगरमच्छ यहाँ पर बूस्टिंग कर रहा है। फिर लाइफ इन द डेड ट्री, जहां भी आप मरा हुआ पेड़ है लेकिन उसके अंदर जीवन, गिलहरी उसको यूज करती है। ये जो आउल देख रहे हैं आप, दो आउल हैं सर, ये एक इसको बोलते हैं फॉरेस्ट आउलेट, और इसको बोलते हैं स्पॉटेड आउलेट। क्या हुआ था कि सलीम अली की किताब से ये वाला उल्लू गायब हो गया, लगभग 113 और भी ज्यादा ये साल से ये गायब रहा, और उन्होंने मान के चला कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो सलीम अली की किताब में इसका जिक्र नहीं होता है। सलीम अली का नाम सुना होगा, जाने माने पक्षी विषय की जिन्होंने किताबें लिखी हैं, वो ये मान के चले थे कि ये और ये दोनों एक ही हैं, लेकिन एक जो ऑर्निथोलॉजिस्ट है पामेला रैस्मुसन, उसने पता किया कि ये नहीं, ये है अभी भी जिंदा है, ये एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है। तो इसने महाराष्ट्र के में एक जगह है मध्य प्रदेश बॉर्डर पे, वहां पर उन्होंने पाया कि ये अलग स्पीसीज है इससे, और ये फॉरेस्ट आउलेट अभी भी जिंदा है। तो अभी खंडवा के आसपास भी मिलती हैं करीब 24 स्पीसीज, और ये इसकी संख्या शायद हमारे देश में 500 से अधिक नहीं होंगी। तो ये भी इंडेंजर की कैटेगरी में आता, पहले ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, अब इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ गया है ये। तो ये किसानों का दोस्त है साहब, ये दिन में एक्टिव रहता है और आता है, तो इसे हमने वहाँ पर रिकमेंडेशन भी ये दी है कि आप जो चूहा मार दवाई है वो इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये ही आपके जो फसलों की सुरक्षा करता है चूहों से खास करके।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा है, इसका नाम है नीलकरंज। करीब 2.5 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी इसका जिक्र किया था कि नीलकरंजी खिल रहा है। तो नीलकरंजी ने करीब 2.5 साल पहले ये वेस्टर्न घाट में इसमें फ्लावरिंग हुई थी। इसमें फ्लावरिंग होती है साहब 10 से 12 साल में एक बार होती है, लेकिन होती है तो पूरे जितने भी झाड़ियां हैं पूरी नीली हो जाती है। नीलगिरी का नाम भी इसी से पड़ा है। और फिर हमारे यहाँ भी मिलती है ये। हमारे यहाँ की स्पीसीज अलग है, वहाँ पे जो वेस्टर्न घाट में मिलती है वो अलग स्पीसीज है, हमारे यहाँ है स्टेबिलंथस कैलोसा है, और ये आपको माउंट आबू में मिल जाएंगी यही स्पीसीज। तो अभी पिछले साल इसमें फ्लावरिंग हुआ था, तो वो पूरा नीला हो गया था। वहां पर मैं गया था पचमढ़ी हिल्स में, वहां पर पूरा नीला हो जाता है। ये वहीं का फोटो है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, 10 साल में एक बार खिलता है। क्या हमारे यहाँ था और क्या एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये हमें ये रॉक पेंटिंग से मिलता है। तो ये कुछ हैं होशंगाबाद के पास रॉक पेंटिंग से, उसमें इसका भी फोटो मिलता है। लायन का कोई जिक्र नहीं मिलता है कि यहाँ पर होगा। मध्य प्रदेश में अभी गिर में सीमित है, लेकिन इसमें लायन का भी रॉक पेंटिंग मिला है। और होशंगाबाद के पास में तो एक रॉक पेंटिंग है, उसमें जिराफ की तरह एक एनिमल है जो जिराफ की तरह दिखता है, वह भी मिलता है। तो शायद ये हजारों साल पहले यहाँ पर मिलता हो, अब खत्म हो गया हो। तो लेकिन छोटे पैमाने पे आप देखेंगे टाइगर भी हो गया है, बाइसन भी हो गया, बारहसिंगा, ये सीमित हो गए हैं। आपने नाम सुना होगा सरिस्का का या पन्ना टाइगर रिजर्व का, जहां से टाइगर विलुप्त हो गया था, खत्म हो गया था, लोकल एक्सटिंक्शन बोलते हैं इसको। लेकिन हमने उसको दूसरी जगह से लाकर फिर से वहां ट्रांसलोकेट किया, और वहां पे फिर से वो टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ गई है। पन्ना में, सरिस्का में, दोनों जगह टाइगर्स फिर से पहुंच गए हैं। तो ये आदमी निश्चित रूप से उसका विनाश के लिए तो जिम्मेदार है, लेकिन उसको बचाने के लिए भी जिम्मेदार है, और उसकी अच्छी तरह से दायित्व निभाए तो ये बच सकती हैं। बारहसिंगा, हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा केवल कान्हा टाइगर रिजर्व में मिलता है, लेकिन इसको अगर वहां पर ही रखा जाए तो कोई बीमारी फैली तो सारी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, इसलिए उसको सेकंड होम की तलाश है, हम चाहते हैं। तो हमने सतपुड़ा में उसको लाए, पचमढ़ी हिल्स में, और यहाँ पर इसकी संख्या पचमढ़ी में 100 से अधिक हो गई है। पिछले 5 साल के अंदर ये 100 से अधिक हो गई, इसलिए प्रजातियों को बचाया जा सकता है एक्सटिंक्शन से। गौर या बाइसन जिसको बोलते हैं, ये भी बांधवगढ़ में 95 में मैं वहां पोस्टेड था, तो वहां पे लगभग खत्म ही हो चुका था। एक मैंने लास्ट बाइसन देखा था वहां पर, और उसके बाद खत्म हो गया। फिर हमने वहां से कान्हा से उसको ट्रांसलोकेट किया, और आज वहां पर करीब 100 से अधिक बाइसन दिखाई देते हैं। तो आदमी का प्रयास उसे बचा भी सकता है। विलुप्त अगर प्राकृतिक रूप से कोई प्रजाति विलुप्त होती है तो शायद उसे हजारों साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं, लेकिन आदमी की एक गलती शायद कुछ वर्षों में उसे खत्म कर सकती है। आदमी का दुर्व्यवहार उसे खत्म कर सकता है। उदाहरण मैंने पहले दे चुका है, डोडो। ये एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको। ये जीवो जीव से जीवना, मतलब जीव ही जीव का भोजन है। तो ये एक उदाहरण है, कलक्कड़ मंडन थोरई में एक मधुसूदन कट्टी करके एक बर्ड एक्सपर्ट है, उन्होंने रिसर्च किया था, और उन्होंने पाया, ये सदर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है, कन्याकुमारी के पास में है। वहां उन्होंने पाया कि 1 हेक्टेयर में 40 कीट भक्षी पक्षी, ये इंसेक्टिवोरस बर्ड्स हैं, ये बी ईटर है, बुलबुल हैं, टिट्स हैं, ओरियोल हैं, ये सब मिलकर एक दिन में 55,000 कीड़े खा जाते हैं। इतना बड़ा ये उन्होंने स्टडी किया, 1 हेक्टेयर में 40 इंसेक्टिवोरस बर्ड, 55,000 कीड़े खा जाती हैं। अब आप एक इसको सोच के देखिए, अगर सारे पक्षियों को इस परिदृश्य से अलग कर दें, कोई पक्षी वहां न रहे, तो क्या होगा? ये जो 55,000 इंसेक्ट्स हैं या कैटरपिलर हैं, ये बढ़ जाएंगे, वहां पर पक्षी नहीं रहेंगे, तो वो पूरा जो हरितिमा है, पत्तियां हैं, उसको खा जाएंगे और उसको छलनी कर देंगे। लगभग ऐसा हो जाएगा, पत्तियां खत्म हो जाएंगी, तो सूरज की रोशनी सीधी गिरेगी जमीन पर। फिर पौधे भी एक जो ऐसा कुछ सिक्रीशन करेंगे जो कि पॉइजनस होगा, उसमें कांटे निकल आएंगे। शाकाहारी प्राणियों के लिए भोजन कम हो जाएगा और धरती शुष्क हो जाएगी। तो
हम ये बोलते हैं ना कि बाघ ही महत्वपूर्ण है, तो बाघ नहीं साहब, बर्ड्स भी महत्वपूर्ण है। छोटी सी बर्ड्स, ये वैबलर्स हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो अगर बर्ड्स नहीं रहेंगी तो बाघ भी नहीं रहेगा। ये बाघ क्या करेगा, अगर धरती सूख जाएगी सर। ये अगर इंदौर में आप हैं तो इंदौर में आपने देखा होगा, ये पेड़ों को साफ पोत डाला लोगों ने। ये इस तरह से केमिकल से पुता हुआ है, ये पीला, लाल, हरा, इसमें हार्मफुल केमिकल्स हैं। तो हमने ये देखा कि ये जो पेड़ है ये भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। इसकी छाल में बहुत से इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, रेप्टाइल्स, गिरगिट आदि इसमें पनाह लेते हैं। वो पलते हैं, ये अंडे देते हैं और उनका ये वासस्थल है। कई बर्ड्स भी हैं जो इसमें घोंसला बनाती हैं, जैसे बारबेट्स है, वुडपेकर है, नटहैचेस हैं। तो ये इसको छोड़ के चली जाएंगी। तो हमने यहाँ पे कई लोगों ने इसमें विरोध दर्ज कराया, उसमें एक छोटी सी आवाज मेरी भी थी और हमारा एक ग्रुप है उसने इसे फॉरवर्ड किया नगर निगम को। तो हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने इसको बंद कर दिया। अभी भी आप इंदौर में देखेंगे बहुत सारे पेड़ इस तरह पुते हुए हैं, लेकिन बहुत सारे अब नहीं पुत रहे हैं, बहुत सारे बच गए हैं। ये नुकसानदायक था। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि अगर हम जानते हैं तो प्रशासन के जो भी ऑथोराइज ऑफिसर है उनकी नॉलेज में लाएं और उसे बंद कराएं इस तरह का काम। अगर आप बायोडायवर्सिटी के बारे में और जानना चाहते हैं तो बहुत सारी किताबें हैं सर। एक प्रदीप किशन ने लिखी है, जंगल ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश। बटरफ्लाई के बारे में जानना चाहते हैं, इसाक केमिकर की किताब है। फिर ट्रैक्स एंड साइंस है, मतलब वन्य प्राणियों के जो निशानात हैं उसके लिए भी शेखर कलिपक्का ने लिखी है। ये सलीम अली की किताब भी है। इंसेक्ट की किताब भी एक इंदौर में भी, एक इंदौर के बर्ड्स ऑफ इंदौर ये अजय गढ़ीकर ने लिखी है। ड्रैगन फ्लाई की सुब्रमण्यम की। ऐसे आप किताबों का अगर इस्तेमाल करेंगे, अगर इंटरेस्ट है तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा आप कोई नेचर क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, रिसर्च पेपर करें, फोटो डॉक्यूमेंटेशन जरूर करें। अगर फोटो ले सकते हैं, किसी भी ग्रुप में डालेंगे या मुझे भी भेजेंगे तो मैं भी उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ तो करूंगा, नहीं तो मैं कहीं से और करवा कर आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे बहुत से नेचर क्लब हैं जिसको जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे हमने 2 बड़ी बड़ी गतिविधियां कराई थी यहाँ, वॉचिंग बटरफ्लाइज विथ नन्ही, ये पचमढ़ी में हुई थी, ये बहुत पॉपुलर हुआ था। इससे अब वेस्टर्न मध्य प्रदेश में आजकल यहाँ पे बहुत सारे लोग बटरफ्लाई के बारे में जानने के इच्छुक हो गए हैं। बहुत से जो एनजीओज हैं वो बटरफ्लाई का सर्वे करने लगे। वॉचिंग बर्ड्स विथ भूर सिंह, ये कान्हा में हुआ था। एक बारहसिंगा के साथ आप बर्ड्स को देखिए। तो ये बहुत सारे ग्रुप हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो सर, सोशल मीडिया क्या है कि गलत फहमियों की अपन बोलते हैं भूल भुलैया है, लेकिन ज्ञान का खजाना भी है। आप जैसा चाहें उसे इस्तेमाल कर लीजिए। ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उसमें आप देखेंगे अगर यहाँ आप रिक्वेस्ट करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे आपको। उसमें थोड़ा आपको जरूर बताना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट। ये ग्रुप हमारा ही है, इसके करीब 12,000 मेंबर्स हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एजुकेशन। इसमें आप जरूर भेजिए, ये आप सर्च करेंगे ये आपको ग्रुप मिल जाएगा फेसबुक पे, और इसमें हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको अपडेट होते रहेंगे। बहुत सारे वहाँ पे बर्ड्स, बटरफ्लाई, एनिमल, सबकी जानकारियां मिलती रहेंगी। आपने कहीं फोटो लिया, उसमें लोड कीजिए, आपको तुरंत 5 मिनट के अंदर आइडेंटिफाई करके दे देगा। फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी है, नन्ही है हमारा, वो भी चलता है। इसमें लिमिटेड है, इसके फुल हो चुका है, ऐड करने के लिए अब जगह नहीं बची है। तो बहुत सारे हैं व्हाट्सएप और फेसबुक जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है सर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या, बांस की टोकनी, ये आपने देखा होगा महुआ बीनने के लिए इस्तेमाल होती थी, तो अब क्या हो गया, ये प्लास्टिक की टोकनी इस्तेमाल होने लग गई। ये खत्म हो गई क्योंकि बांस भी खत्म हो गया। ये कई प्रजातियां हमारे यहाँ उनका विनाश हुआ है, उसमें एक बांस भी बहुत है। बहुत तेजी के साथ इसका विदोहन हुआ है अवैध रूप से। तो अब बांस उग नहीं पा रहा है। बहुत सारी जगह हैं जहां से बांस जंगल से खत्म होता जा रहा है। गालिब का ये शेर है, इसी से मैं खत्म करना चाहूंगा। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इसमें 3 शब्द आए हैं सर, तगाफुल, खाक हो जाएंगे और तुमको खबर होने तक। तो तीनों हुई हैं, बांस के साथ भी हुई है, कई रेयर प्लांट स्पीसीज के साथ भी हुई। तगाफुल का मतलब इग्नोर करना, नजरअंदाज करना या विश्वास करना। तो ये जितनी भी प्रजातियां हैं, इसने आदमी पर विश्वास किया था कि वो उसको बचाएगा, लेकिन तगाफुल हो गया। खाक भी हो गई कई प्रजातियां और खबर भी नहीं लगी। लेकिन खबर लगती है जब हम कहीं स्टडी करते हैं, जंगल में कोई
जाता है, उसका सर्वे करता है, तो निश्चित रूप से खबर लगती है और फिर हम उसका निदान ढूंढते हैं। टेक नथिंग बट, फोटोग्राफ लीजिए, जाइए जंगल में, एंड लीव नथिंग बट फुटप्रिंट। तो ये छोटा सा प्रेजेंटेशन था सर मेरा, मालूम नहीं मैंने कितना टाइम लिया, लेकिन आप चाहें तो मुझे इस पे ये नंबर मेरा है 787949979778, मेरा मेल एड्रेस भी है। मैं ये प्रोफेसर यशपाल को मेल भी कर दूंगा पूरा प्रेजेंटेशन। आप यदि कुछ मुझसे पूछना चाहें तो वैसे भी पूछ सकते, अभी भी पूछ सकते हैं, और यदि बाद में कहीं कुछ आपको चाहिए मुझसे, कुछ आइडेंटिफाई कराना है, कोई चीज जानना चाहते हैं, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।